हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 8 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और बाकी लोगों को भी कोशिश करिए इस सेशन से जोड़ने की, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं सेशन की। और जिन लोगों ने पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। पहली न्यूज है, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने के लिए भारत और चीन के मध्य वार्ता हुई है। और इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमति जताई है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गलवान घाटी में अभी जो चीन के सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच एक झड़प हुई थी और चाइना ने क्लेम तक कर दिया था गलवान घाटी का। और ये सब जो चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट, अब उसको जो है खत्म करने की बात चल रही है। उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों ने बातचीत की है और कहा है कि आपसी संबंधों के विकास के लिए शांति बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में दोनों प्रतिनिधि ने माना कि भारत और चीन को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जल्द पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन और सामना करना चाहिए। और इस दौरान चीनी सेनाओं को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से टेंट और अन्य ढांचे को हटाते हुए भी देखा गया है। तो माना जा रहा है कि जो ये सहमति हुई है उसके अनुसार गलवान घाटी से जो चीन की सेना है वो पीछे हटने लगी है। तो अब हो सकता है कि जो संबंध है वो थोड़ा उसमें शांति आए और विकास की ओर जो संबंध है वो आगे बढ़े। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निम्नलिखित में से कौन है? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। अजित डोभाल, वीरेंद्र सिंह मकवाना, मनोज नरवाणे, विष्णु कुमार दत्त। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अजीत डोभाल। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने LAC पर चीन के व्यवहार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये कहा कि जो चीन का जो रवैया है ये सही नहीं है, ये व्यवहार अस्वीकार्य है। और उन्होंने बोला कि जो अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख में जो ये चल रहा था, भारत और चीन के बीच में जो एक विवाद चल रहा था, उस पे उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अमेरिकियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। तो बेसिकली इस न्यूज को डालने का पर्पस है कि एक पर्सनालिटी है जॉन बोल्टन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे अमेरिका के, तो वो न्यूज में थे, इसीलिए ये न्यूज यहाँ पर ऐड की गई है। तो कई बार पर्सनालिटी न्यूज से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। जॉन बोल्टन ने हाल ही में चीन के LAC पर व्यवहार को अस्वीकार्य बताया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? फटाफट से सही आंसर बताइए। जर्मनी, जापान, फ्रांस या अमेरिका? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। अभी काफी बच्चों ने डिमांड किया था मंथली करंट अफेयर्स का जून की, तो मंथली करंट अफेयर्स हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आ चुकी है। आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये प्रिपेयर की गई है। आप इसको जरूर पढ़िए। आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो SSC, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम है, स्टेट PCS है, सभी के लिए वो काफी हेल्पफुल है, काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई है आप लोग के लिए। चलिए हम लोग अगली न्यूज देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश में बिजली गिरने के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। तो अभी जैसे हमने देखा था कि कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों में और कुछ बिहार के जिलों में बिजली गिरने की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई और बिजली गिरने से काफी भारी नुकसान हो सकता है। इसी के चलते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया है। और उन्होंने बोला कि जब बिजली पड़ती है तो उसके दौरान कुछ अप्रिय घटना से बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसे अगर कभी आपको लगे कि कहीं जो है बिजली पड़ने वाली है तो आप किसी छत के नीचे आप शरण ले लें। तो इस तरह की कुछ जो है पॉइंट्स जो हैं जो सावधानी बरतनी चाहिए, उनके बारे में जागरूकता को पैदा करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने एक पहल करने की बात की है।
बात करें हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, तो भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देशों को बनाने का कार्य जो है उसके लिए अनिवार्य है, ताकि आपदाओं के लिए समय पर अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। तो नेशनल लेवल पे जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो कोई भी डिजास्टर आता है उससे डील करते हैं। तो जो ये सारी चीजें जो भी ये हैं सब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत गिवन है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट से इसे आंसर बताइए। 2008, 2010, 2012 और 2005। फटाफट से बताइए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 2005। अगली न्यूज देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच एक समझौता हुआ है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते से समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज, बचाव कार्य और समुद्री प्रदूषण से निपटने के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय बढ़ेगा। साथ ही यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने, समुद्र में खोज तथा बचाव कार्य सुगम बनाने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने की संभावना को भी खोलेगा। तो जो भी समुद्र से रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि समुद्र से जो जुड़े हुए अपराध हैं, समुद्री अपराध हैं, जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं या फिर कोई और तरह का कोई अपराध है, या फिर समुद्र में कोई एक्सप्लोरेशन होना है, कोई खोज होनी है रिसोर्सेज के लिए, या फिर कोई बचाव कार्य किया जाना है, या फिर कोई सूचना है उसका आपस में लेन देन करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी समझौते हैं वो भारत और इंडोनेशिया के तटरक्षक बलों के बीच में अभी हुए हैं। बात करें हम इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो यह एक सशस्त्र बल है जो समुद्री खोज और बचाव साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह भारत के समुद्री हितों की रक्षा करती है। ये क्योंकि जो है ये डिफेंस का एक पार्ट है, तो ऑफ कोर्स ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये 18 अगस्त 1978 को स्थापित की गई थी। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस कंट्री की कोस्ट गार्ड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया कोस्ट गार्ड। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में रूपांतरित होगा और यह निर्णय अभी हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा लिया गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग से इस मिशन को गति मिलेगी ताकि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन रेलवे में परिवर्तित किया जा सके, यानी कि जो रेलवेज हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उनमें बदलाव किया जाएगा ताकि जो उत्सर्जन होता है कार्बन का रेलवे के द्वारा वो कम से कम हो जाए। मतलब नेट जीरो मतलब कि कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। साथ ही ये ऊर्जा के रूप में आत्मनिर्भर होने का पहला परिवहन संगठन बन जाएगा। इससे रेलवे को हरित ऊर्जा धारक बनने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलेगी। तो हरित ऊर्जा धारक यानी कि कुछ ऐसी ऊर्जा के इसमें स्रोत यूज किए जाएंगे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, जिनसे कार्बन का जो उत्सर्जन है वो कम से कम होगा। रेलवे ने विभिन्न सौर परियोजनाएं से ऊर्जा खरीद शुरू कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में रायबरेली में स्थापित सौर संयंत्र से 3 मेगावाट और मध्य प्रदेश के बीना में स्थापित सौर संयंत्र से 1.7 मेगावाट आदि शामिल हैं। तो बेसिकली कुछ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को, और इलेक्ट्रिसिटी पे तो ऑलरेडी हमारे काफ़ी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, चाहे वो किसी थर्मल पावर प्लांट के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही हो, चाहे वो किसी और पावर प्लांट के थ्रू आ रही हो। इसके अतिरिक्त पहले से ही भारतीय रेलवे के लिए 2 गीगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए अप्रयुक्त रेलवे भूमि पर स्थापित करने के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। तो ये अभी हाल ही में जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें भी रेलवेज वाले पार्ट में ये बोला गया था कि जो भी बेसिकली सोलर प्लांट्स जहाँ पर लगाए जा सकते हैं वहाँ पर सौर परियोजनाएं जो है की जाएंगी, सोलर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलर एनर्जी का यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, वो रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए किया जा सके। तो बेसिकली ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर प्रमोट करना यहाँ पे इंडियन रेलवेज के लिए वो एक मोटो है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक स्वयं को नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क के रूप में रूपांतरित करने का निर्णय लिया है? 2025, 2030, 2024 या 2035? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जन परिवहन नेटवर्क बनना है भारतीय रेलवे को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2030। और 2030 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं विश्व लेवल पे, उनको भी प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 है। ये एसडीजी 2015 में आए थे। इससे पहले इनको कहते थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। एनएचएआई देश में राजमार्गों की स्थिति का आकलन करेगा और रैंकिंग भी प्रदान करेगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में जितने भी राजमार्ग हैं उनकी स्थिति का मतलब आकलन करेगी और साथ ही उनको रैंकिंग भी प्रदान करेगी। तो ये जो एक डिसीजन लिया गया है, तो हो सकता है कि एक और एक इंडेक्स कुछ जुड़ जाए, एक रैंकिंग जो है एक ऐड हो जाए आप लोग के पढ़ने के लिए। जो एनएचएआई द्वारा ये एक पहल है और इसका उद्देश्य यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा उपलब्ध कराना है और साथ ही आवश्यकता होने पर राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सही कदम उठाना है। तो बेसिकली कोई भी रैंकिंग होती है उसका पर्पस ये होता है कि एक तो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसको लेकर आना, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना। दूसरा ये होता है कि अच्छी रैंक पाने के लिए लोग क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, गुणवत्ता को इंप्रूव करेंगे। और तीसरा ये कि इसमें जो क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी की जो सर्विसेज हैं वो भी मिलेंगी, यानी कि उच्च स्तर की जो सेवा हैं वो भी उपलब्ध होंगी यात्रियों को, क्योंकि जब उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है ये वाला जो उद्देश्य है ये भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही एक मोटो है यहाँ पे रैंकिंग प्रदान करने का कि जो यात्री हैं उनको सारी सुविधाएं मिले, गुड क्वालिटी लेवल की जो है सुविधा मिले और साथ ही जो भी गुणवत्ता है उसमें जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। राजमार्गों के कार्य प्रदर्शन के आकलन के मापदंड की कसौटी 3 मुख्य श्रेणियों पर आधारित है। राजमार्ग की दक्षता, सुरक्षा और तीसरा है राजमार्गों का उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध सेवाएं। तो बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे जो है इसको रैंकिंग को देखा जाएगा। पहला है राजमार्ग की दक्षता, दूसरा है कि सुरक्षा कितनी है और तीसरा है कि उसको उपयोग करने वालों के लिए उसकी वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध सेवाएं हैं। आकलन के परिणाम के आधार पर प्राधिकरण व्यापक विश्लेषण करेगा और सेवा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप के बारे में भी फैसला करेगा। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या कमी है गुणवत्ता में या फिर क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, तो जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं वो डिसाइड हो पाएंगे। बात करें हम एनएचएआई की, तो ये भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव करना है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में एनएचएआई ने राजमार्गों की स्थिति का आकलन करने और रैंकिंग प्रदान करने का निर्णय लिया है। वह इनमें से किस आधार पर राजमार्गों की रैंकिंग प्रदान करेगा? तो क्या क्या उसमें पैरामीटर्स होंगे? राजमार्ग की दक्षता, सुरक्षा, राजमार्गों का उपयोग करने वालों के लिए उपलब्ध सेवाएं, उपरोक्त सभी। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है और वह रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष पद पर शामिल हुए हैं। इससे पहले डॉक्टर नंदा दक्षिण रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में सेवारत थे, जहां डॉक्टर नंदा जोन के लिए दवाइयां और सर्जिकल ई प्रोक्योरमेंट को लागू करने में सहायक थे। उनके सक्षम नेतृत्व में चिकित्सा विभाग का ई प्रोक्योरमेंट का कार्य पूरा किया गया और सभी डिवीजनों को समान वितरण सुनिश्चित किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे मेन पॉइंट जो आपको निकल के आएगा वो इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा को रेलवे बोर्ड के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार जो उन्होंने संभाला है। तो प्रश्न इससे जुड़ा आपसे पूछा जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन।
हाल ही में डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा ने किस बोर्ड के लिए नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? जल, बिजली, रेलवे या राजस्व? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। सही आंसर कमेंट करते रहिए, रोजाना डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रेलवे। अगली न्यूज देखते हैं। बांग्लादेश में विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित सामग्री, विज्ञापन और राजस्व को सरकारी विनियमन के तहत लाया जाएगा। तो बांग्लादेश सरकार ने ये तय किया है कि जितने भी विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे संबंधित जो भी विज्ञापन है, राजस्व है, सामग्री है, उन सबको गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर लेकर आएंगे, यानी सरकारी विनियमन के तहत लाया जाएगा। और इसी के लिए बांग्लादेश सरकार ने सूचना मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है, जिसने सोशल मीडिया की सामग्री और राजस्व और ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अपने नियमों के तहत लाने का निर्णय लिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो डायरेक्टली जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जो है सर्विसेज लेकर आते हैं थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा जो भी डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, व्यूअर्स को, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उनको ओवर द टॉप जो है प्लेटफॉर्म कहते हैं। और बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन मसूद ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है जिसमें उनका कारोबार हजारों करोड़ों में चल रहा है और यह सारा जो कारोबार है वो कर के योग्य है, यानी कि वो टैक्सेशन के लायक है। परंतु सरकार को देश में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए व्यापार से कर राजस्व नहीं मिल रहा है। तो जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे आपका नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, तो यहाँ पे डायरेक्टली व्यूअर्स जो हैं वो इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स है या तो सर बांग्लादेश सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म से सरकार को कुछ राजस्व नहीं मिल रहा है, कर राजस्व यानी कि टैक्स नहीं मिल रहा है उनको, टैक्स रेवेन्यू। तो इसी के लिए अभी क्या करेंगे, इनको सरकारी विनियमन के तहत लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स को देश में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, राज्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। बांग्लादेश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में यह एक दक्षिण एशियाई देश है और बांग्लादेश ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करती है अपना इंडिया के साथ, और इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा इसकी जो है बांग्लादेशी टका है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, वो शेख हसीना है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। पहले से जुड़ा प्रश्न देख लेते हैं। एक, हाल ही में किस देश ने विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित सामग्री, विज्ञापन और राजस्व को सरकारी विनियमन के तहत लाने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बांग्लादेश। अगली न्यूज देख लेते हैं। एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड सहित सतत विकास रिपोर्ट 2020 लॉन्च की गई है और ये सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2020 इसको लॉन्च किया गया है और इसी रिपोर्ट में एसडीजी इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट यूएन के द्वारा 2015 में निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 193 देशों के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा है। तो इसमें क्या देखो, रिपोर्ट में 2-3 चीज है मेन। पहली तो ये रिपोर्ट जो है यूएन के द्वारा लॉन्च की जाती है। दूसरा कि 2015 में ये सबसे पहले लॉन्च की गई थी। 17 इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उन पे निर्धारित जो है आकलन किए जाते हैं और इसमें जो है कितने देशों का आकलन किया जाता है, 193 देशों का इसमें प्रदर्शन जो है उसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। एसडीजी सूचकांक 6 व्यापक परिवर्तनों पर आधारित है। शिक्षा और कौशल, एजुकेशन एंड स्किल, स्वास्थ्य और भलाई यानी कि हेल्थ, गुड हेल्थ, और फिर स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग, क्लीन एनर्जी, स्थायी भूमि उपयोग, टिकाऊ शहर, सस्टेनेबल सिटीज, डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये सारे जो हैं ये 6 जो है मेजर पैरामीटर्स हैं। एसडीजी सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें टॉप किसने किया है, इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। तो ज्यादातर जो सूचकांक है उसमें देखिएगा आपकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ज्यादातर वो ही टॉप करती हैं। दूसरा स्थान जो है वो डेनमार्क को मिला है। इसका कारण ये भी है कि ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर पॉपुलेशन कम है
और ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर ज़्यादा कह सकते हैं कि जहाँ पर शांति है, क्षेत्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिसके कारण जो भी लक्ष्य हैं वो जल्दी प्राप्त कर लेते हैं ये देश। जबकि अमेरिका जो है उसका स्कोर जो है 76.43 रहा है और वह 31वें स्थान पर है। भारत की बात करें तो भारत को 117वीं रैंक जो है प्राप्त हुई है। भारत का जो स्कोर है वो 61.92 है। तो जो इसमें स्कोरिंग होती है वो आउट ऑफ 100 होती है, आउट ऑफ 100 स्कोर दिया जाता है, और जिसका जितना ज़्यादा स्कोर होता है वो उतना ही उसकी रैंकिंग हाई होती है, यानी कि उतना वो टॉप रैंकिंग पे होता है। जितना कम स्कोर होगा उसकी रैंकिंग उतनी ही नीचे होगी। अगर हम ब्रिक्स नेशन में बात करें, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो ये गुट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें चीन 48वें स्थान पर रहा है, ब्राज़ील 53वें स्थान पर रहा है, दक्षिण अफ्रीका 110वें स्थान पर है और रूस 57वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है ब्रिक्स नेशन में अगर हम बात करें तो वो सबसे खराब है, क्योंकि भारत का स्कोर सबसे कम है, यानी कि 117वीं भारत की रैंक है। तो यहाँ पर भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। दक्षिण एशिया में बात करें तो मालदीव को 91 जो है रैंक प्राप्त हुई है, श्रीलंका को 94, नेपाल को 96, बांग्लादेश को 109, पाकिस्तान को 134वें स्थान पर रखा गया है। तो दक्षिण एशिया में भी पाकिस्तान से जस्ट ऊपर ही है भारत। बांग्लादेश 2019 में 116वें स्थान की तुलना में 109वें स्थान पर है, यानी कि जो बांग्लादेश की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। इस साल वो 109वें स्थान पर है। तो भारत जो है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। तो दक्षिण एशिया में और ब्रिक्स नेशन में भारत की जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है एसडीजी सूचकांक 2020 में। तो भारत को इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो जितने जितने पैरामीटर्स हैं, यानी कि एजुकेशन हुआ या डिजिटल टेक्नोलॉजी हुआ या फिर और भी जो भी पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे भारत को और क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, ये सोचने की आवश्यकता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। एसडीजी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 95वां, 50वां, 117वां या फिर 100वां? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको कहीं ना कहीं देखने में मिलेगा जितने भी एग्जाम अभी होंगे। फटाफट से बताइए भारत की रैंक क्या आई है एसडीजी इंडेक्स 2020 में? ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, यानी कि 117वीं रैंक। अगली न्यूज़ देखते हैं। मिजोरम में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रारंभ किया गया है, और मिजोरम में कोविड-19 की रोकथाम के लिए स्कूल बंद रहने के बावजूद राज्य के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालय स्तर के छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका वितरण शुरू कर दिया है। ये पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शैक्षणिक स्तर के लिए कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को दी जाएगी, और इस कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्तर के छात्रों को 250 रुपये और मध्य विद्यालय स्तर के लिए 400 रुपये की किताबें दी जाएंगी। छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकों को वितरित करने के लिए सिहाई, चंपई, शेरछिप और कोलासिब जिलों में आवश्यक पहल की जा चुकी है। तो ये कुछ जिले हैं मिजोरम के, सियाहा, चंपई, शेरछिप और कोलासिब। ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ में है तो हो सकता है कुछ प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाए कि इनमें से ये जो जिले हैं ये किस राज्य में स्थित हैं, नॉर्थ ईस्ट के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित हैं। तो ये मिजोरम में स्थित है। चलिए समग्र शिक्षा अभियान को देख लेते हैं। समग्र शिक्षा अभियान ये केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 के बजट के दौरान घोषित समग्र शिक्षा नीति का एक हिस्सा है, और इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को 2030 तक प्राप्त करना है। तो आपने देखा होगा कई जगह सतत विकास लक्ष्यों का जिक्र किया जाता है। तो जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 हैं टोटल, उनको आप एक बार ज़रूर पढ़िए, और कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उनको उससे रिलेट करने की कोशिश करिए, फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। मिजोरम की बात करें तो ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और इसकी राजधानी आइजॉल है। इसके राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं और मुख्यमंत्री जोरम थंगा हैं। यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो आयरन वुड है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण किस राज्य में किया गया है? फटाफट से सही आंसर बताइए। केरल, बिहार, मिजोरम या तमिलनाडु? आंसर्स कमेंट करते रहिए गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मिजोरम। अगली न्यूज देखते हैं।
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से शिक्षित बेरोजगार युवा लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्रों की नौकरियों के लिए चयन करने की बजाय अब जो युवा हैं, जो भी शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो स्वावलंबन योजना को स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में उसको अपना रहे हैं और अपने घरों के पास ही उद्योग स्थापित करने की उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो प्रायोरिटी अभी वहाँ पे लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में, जो यूथ्स हैं, जो एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपना रुख ले रहे हैं और अपने घरों के पास ही कुछ उद्योग स्थापित करने की को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस योजना के तहत युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं, अतः नौकरियों की तलाश में राज्य से बाहर जाने वाले युवाओं की संख्या कम हो गई। तो अब जो माइग्रेशन है युवाओं का कि बेहतर नौकरी की तलाश में राज्य से बाहर निकलने की, वो जो संख्या है अब वो कम होती जा रही। विशेषकर हमीरपुर जिले में यह योजना उनके घरों के पास युवाओं की आजीविका का मुख्य स्रोत बन गई है। तो ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनके द्वारा 25 मई 2018 को घोषित की गई थी। इस योजना का लक्ष्य राज्य के शिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना किस वर्ष घोषित की गई थी? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 2015, 2016, 2017 या 2018? फटाफट से कमेंट करके सही आंसर बताइए। कब लॉन्च की गई थी ये स्कीम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2018। तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कुछ कुछ जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है, इसकी 2 कैपिटल है। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। समर कैपिटल है एक इसकी और एक इसकी विंटर कैपिटल है। फटाफट से बताइए। ग्रीष्म कैपिटल क्या है इसकी? शिमला है। और इसकी विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? फटाफट से बताइए मुझे। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय जो है यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ कुछ फेमस पास भी इधर से होकर गुजरते हैं, जैसे रोहतांग जो है और स्पीति वैली है। ये कुछ मेजर यहाँ पे प्लेसेस हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने। तो कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर घूम कर आइए, काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ पे जाते हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा कोविड-19 के कारण प्रतिबंधित तरीके से आयोजित की जाएगी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि इसमें हर साल हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर आते हैं देश से विदेश से दर्शन करने। तो अब ऐसे में जो है कोविड-19 के चलते हुए तो नहीं इतने सारे लोगों को अनुमति की दी जाएगी, तो ये प्रतिबंधित तरीके से आयोजित की जाएगी। पहले ये 23 जून से शुरू होनी थी यात्रा, पर अब इसको कोविड-19 के चलते हुए डिले कर दिया और अब ये 23 जुलाई से यात्रा शुरू होगी। और सभी तीर्थयात्रियों के पंजीकरण और चिकित्सा नमूने को सुनिश्चित करने के लिए लखनपुर में समर्पित टर्मिनल और काउंटर स्थापित कर दिए गए हैं। और अगर कोई भी किसी को भी कुछ दिक्कत होगी तो उनको फटाफट से एडमिट कर दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा की हम बात करें तो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये जो मंदिर है अमरनाथ मंदिर, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो जो शक्तिपीठ हैं जितने भी एशिया में, उसमें टोटल कहीं 51 बताए जाते हैं, कहीं उससे ज़्यादा बताए जाते हैं। तो जो टोटल 51 शक्तिपीठ है उनमें से ये एक अहम है अमरनाथ गुफा। और हर साल हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो या तो लोग ट्रेडिशनल जो रूट है जो कि 45 किलोमीटर का जो पहलगाम मार्ग है उससे होकर जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, मतलब इस गुफा में जाने के लिए, या फिर 16 किलोमीटर का जो शॉर्टकट रास्ता है बालटाल मार्ग से होकर जो जाता है उसके थ्रू वो जाते हैं इस पवित्र गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है, हर साल ये कंडक्ट की जाती है अमरनाथ यात्रा। और मुझे तो कभी मौका नहीं मिला जाने का, पर मेरा मन ज़रूर है कि एक बार यहाँ पे विज़िट किया जाए और देखा जाए, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है?
सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। बहुत इजी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर। अगली न्यूज देख लेते हैं। एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो समझौता है ये एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए किया गया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो एमएसएमई क्षेत्र पर हुआ है, जहाँ पे एमएसएमईज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं और साथ में जो इतने सारे लोगों को जो नौकरियां मिलती हैं एमएसएमई के कारण, उनकी नौकरी भी खतरे में है। तो इसी सब के चलते हुए सरकार कई कदम उठा रही है एमएसएमईज के लिए। भारत सरकार ने भी काफ़ी योजना शुरू की है, जैसे शिशु मुद्रा योजना हो गई, शिशु मुद्रा लोन जो योजना है, उसके बाद चैंपियंस पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए, और जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो भी एमएसएमई सेक्टर के लिए है। तो इस तरह की बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च की हैं और अब वर्ल्ड बैंक भी उसमें अपना जो सपोर्ट है वो दे रहा है। 750 मिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में, इसी को लेकर। और एमएसएमई को जो भी क्रेडिट चाहिए होगा उस क्रेडिट की लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है। साथ ही जो आईएफसी है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, जो कि एक एजेंसी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो उसने भी जो सरकार की पहल है उसमें अपना समर्थन देने के लिए जो है वो आगे आई है। विश्व बैंक की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े वित्त प्रदाता में से एक है। इसका उद्देश्य जो है वो अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा विकास को बढ़ावा देना है। ये 1944 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएस में है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो भी मनी रिलेटेड या फिर पैसों से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मुख्यालय ज़्यादातर वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसमें 189 सदस्य हैं और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है और वर्ल्ड बैंक अलग है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बहुत सारी एजेंसी शामिल हैं, जैसे आईएफसी हुआ, आईबीआरडी हो गया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एजेंसी शामिल हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक में जो है वर्ल्ड बैंक अलग है, इसमें केवल आईबीआरडी है, इसमें आईबीआरडी और आईडीए ये दो से मिलकर जो है, दो इंस्टीट्यूट से मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक। डेविड मालपास वर्तमान में निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष हैं? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आईएमएफ या यूएनओ। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। डेविड मालपास किस संस्था के अध्यक्ष हैं? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आईएमएफ या यूएनओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि विश्व बैंक। अगली न्यूज देख लेते हैं। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विलय के प्रस्ताव पर मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। हाल ही में एक फेक न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रही थी कि जो सीबीडीटी है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये जो है दोनों को मर्ज किया जाएगा। तो ये सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल फेक है, जो मीडिया रिपोर्ट जारी की जा रही है गलत है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का विलय कर प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि टीएआरसी, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसने अपनी एक सिफारिश में कहा था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। तो इसीलिए ये जो चर्चा में है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पर, ये जो है ये सही नहीं है। सीबीडीटी की बात करें तो ये 1963 में इसको स्थापित किया गया था और एक सांविधिक निकाय है। ये केंद्रीय राजस्व अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था और ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंतर्गत आती है। और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंतर्गत काम करती है और यह लेवी से संबंधित मामलों, यानी कि जो टैक्स लेवी होता है उससे संबंधित जो मामले होते हैं, और व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स आदि जैसे प्रत्यक्ष करों से के संग्रह से संबंधित जो है, जो टैक्स कलेक्शन है उससे संबंधित जो भी मामले हैं,
टैक्स कलेक्शन हो या टैक्स लगाना हो, दोनों से संबंधित जो मामले हैं उनको देखती है। और कौन से टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, पर्सनल इनकम टैक्स हुआ, इनसे रिलेटेड जो होते हैं मामले, उनको ये देखता है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो श्री प्रमोद चंद्र मोदी हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष। चलिए हम लोग सीबीआईसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है, इसे पहले एक्साइज एंड कस्टम्स के सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीईसी के नाम से इसको जानते थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसका जो नाम है वो चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कर दिया गया था, यानी कि सीबीआईसी। और यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर और आईजीएसटी के संग्रह से संबंध नीति तैयार करने के कार्यों से संबंधित है, यानी कि वही टैक्स कलेक्शन और टैक्स लेवी के बारे में ये जो है जो भी इससे संबंधित जो नीति है उनको तैयार करता है। अब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि सीमा शुल्क हुआ, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हुआ, केंद्रीय माल और सेवा कर यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उस सबसे रिलेटेड जो भी नीति है उनको ये तैयार करने में इसका योगदान होता है। वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे कौन है? एम अजीत कुमार हैं। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। यह केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1973 के तहत एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, यह लेवी से संबंधित मामलों और व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स आदि जैसे प्रत्यक्ष करों के संग्रह से संबंधित है। तो फटाफट से बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या इसका सही आंसर होगा? कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? फटाफट से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो, क्योंकि ये जो है 1963 वाला जो एक्ट था उसके अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जितने भी डेली करंट अफेयर्स हैं वो सारे पढ़ लिए हैं, साथ ही उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप रोज़ाना इसको फॉलो कर रहे होंगे। और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करिए कि रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन से जोड़ा जाए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये साइट पर भी उपलब्ध हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ पर आप करंट अफेयर्स पढ़ भी सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप क्विजेज जो हैं उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो है क्लियर कर लिया है एग्जाम, वो टायर 2 की प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करें। और हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें है, इजी ट्रिक्स भी हैं और डिटेल में भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन है पूरी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।